नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों की, जिसमें वैसे संकेत तो कई महीनों से मिल रहे थे कि दोनों देशों में जो एक तनाव पैदा हुआ 2020 में। हालांकि वो तनाव कुछ उसके पहले से पैदा होना शुरू हो गया था। 2020 के अप्रैल में तो यह हुआ कि ये खबरें आने लगी कि चीन की जो सेना है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो दोनों देशों के बीच में है, उसकी तरफ बढ़ रही है और कुछ जगहों पर उसने उस सीमा को पार भी कर लिया है। बाद में 15 जून 2020 को गलवान घाटी में दोनों देशों की सैनिकों के बीच में जो टकराव हुआ वो बहुचर्चित बात है और उसके बाद से संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, तनाव रहा है संबंधों में। इस बीच भारत ने चीन के साथ कोशिश की कि व्यापार संबंधों को घटाया जाए, उनके ऐप्स बंद किए गए, उनकी कंपनियों के यहाँ निवेश पर रोक लगाई गई। ये सारी चीज़ें इस दरमियान चलती रही हैं। हालांकि इसमें बहुत सफलता मिली नहीं जो व्यापार का मोर्चा था। इस पूरे 4 साल में वास्तव में भारत और चीन का व्यापार बढ़ता चला गया, भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ता चला गया। तो ये कुल परिस्थिति थी। लेकिन इस साल ऐसे संकेत मिलने लगे कि दोनों देशों में संबंध सुधार की कोई प्रक्रिया शुरू होने वाली है या अंदर ही अंदर हो चुकी है। उसका पहला ठोस संकेत चुनाव से ठीक पहले, आम चुनाव जो भारत में हुआ उससे ठीक पहले मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने भारत और चीन के संबंधों के महत्व पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के जो संबंध हैं वो दोनों देशों के लिए अहम है, और न सिर्फ दोनों देशों के लिए अहम है बल्कि इस पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए अहम है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि लेकिन इसके बीच में जो ये हमारी कुछ रुकावटें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर चीन में बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। वहाँ का जो सरकारी मीडिया है उसने इस बयान का स्वागत किया, संपादकीय लिखे गए और उसके बाद से ऐसे संकेत लगातार बढ़ते चले गए हैं, जिसमें ये देखा गया है कि दोनों देशों में एक तो जो जुबानी टकराव होता है वो कम हो गया। दोनों देश एक दूसरे के करीब आकर संबंध को सुधारने की इच्छा कम से कम वो दिखा रहे हैं। ये बात बहुत साफ होने लगी। तो अब वो ये जो एक रुझान दिखा था, अब वो एक ठोस मुकाम पे पहुंच गया है। कल बीजिंग में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश अपने मतभेद को घटाएंगे, कम करेंगे, और वो जो ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है उससे वहाँ पर उसको लेकर जो दोनों देशों में एक अंतर बना हुआ है उनकी समझ का, उसको भी वो धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने खुद ये जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि ये बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये बातचीत की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। तो अब इससे ज़्यादा ठोस संकेत तो कुछ हो नहीं सकता है अगर विदेश मंत्रालय के अधिकारी खुद ही इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दोनों देशों में जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक दिशा में आगे गई है। अब ये देखने की बात होगी कि आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है या इसकी रफ्तार धीमी रहती है। लेकिन यह बात साफ है कि यह धीमी हो या तेज हो, एक दिशा में दोनों देशों के संबंध चल पड़े हैं। अब ये बताया गया है कि अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहले वो यूक्रेन यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात की थी, उसके अगले दिन उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पे बात की। उसके बाद रूस की तरफ से ये जानकारी दी गई
कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो इस साल अक्टूबर में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होगा उसमें वो भाग लेंगे। अभी तक इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी खुद जाएंगे, या जैसा कि ऐसे कई मौक़ों पर पहले हुआ है, उसमें वो जयशंकर हमारे विदेश मंत्री जो हैं उनको भेज देंगे। लेकिन अब रूस की तरफ से कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद पुतिन से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि वो ब्रिक्स समिट में जाएंगे। अब ब्रिक्स समिट में जब वो जाएंगे तो वहाँ पर शी जिनपिंग भी आएंगे, और आज मीडिया में, भारतीय अखबारों में इस बात की संभावना जताई गई है कि वहाँ पर सम्मेलन के जो साइड लाइन्स में मुलाकातें होती हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग, उनके बीच में द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। पिछले अनेक सालों से हालांकि कई ऐसे मौक़ों पर ये देखा गया कि मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने आए, दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, लेकिन कोई ठोस बातचीत उनके बीच में नहीं हुई है। पिछले 4 साल से तो बिल्कुल यही कहानी है। बल्कि 2019 के आखिरी महीनों में जब शी जिनपिंग भारत आए थे और तमिलनाडु के मल्लापुरम में दोनों के बीच में अनौपचारिक बातचीत हुई थी, उसके बाद से कभी कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई नहीं। तो ये लगभग 5 साल के बाद दोनों नेता आपस में बात करेंगे, अगर ये बातचीत हुई जैसा कि आज मीडिया में कहा गया है। और अगर ये बातचीत होती है और उसके पहले जो माहौल बन रहा है, जो भावनाएं जताई गई हैं दोनों देशों की तरफ से, उसे अगर हम लोग देखें तो उम्मीद की जा सकती है कि उस बातचीत से ये प्रक्रिया एक और नए मुकाम पर पहुंचेगी, और उसके बाद से ये सकारात्मक दिशा जो है उसकी गति तेज हो सकती है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, ये हमारा अनुमान लगाने का आधार क्या है? आधार ये है कि दोनों देशों के व्यापारिक हित, दोनों देशों के भू राजनीतिक हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत ने इस बीच अमेरिका के साथ संबंध बहुत गहरे बनाए हैं। ये भी एक धारणा बनी है कि जो चीन को घेरने की अमेरिका की रणनीति है, भारत उसका हिस्सा बन गया है। लेकिन अभी हाल में हम लोगों ने देखा है कि ये जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, इसमें कुछ पेच आ गए हैं, कई पेच हैं। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहली जो बात उभर के आई वो एक खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर आई, जिसमें अमेरिका ने बाकायदा अपने यहाँ मुकदमा दायर करके ये कहा है कि भारतीय एजेंसियों का हाथ था उसमें, बल्कि जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका उन्होंने नाम लेकर उल्लेख किया है। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है कि अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जेक सुलिवान, वो कनाडा गए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि इसे जो निज्जर पर जो अटैक हुआ उसको हम हत्या मानते हैं, और इस मामले में हम दोनों देश मिलकर कदम उठा रहे हैं। कनाडा भारत पे आरोप लगाता रहा है, तो ये बहुत साफ है कि अमेरिका और कनाडा एक ही मंच पे खड़े हैं, एक ही प्लेन पे खड़े हैं। तो ये एक पहलू था जिसमें भारत और अमेरिका के जो संबंध थे उसमें तनाव नजर आया। भारत के जो रूस से संबंध हैं, अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ मॉस्को पिछले महीने जुलाई में, और वहाँ पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो पुतिन के गले भी लगे थे, तो इसको लेकर अमेरिका में बहुत कड़ी प्रतिक्रिया हुई, और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि भारत में स्थित अमेरिकी राजदूत ने यहाँ तक जुर्रत की कि उन्होंने ये कह दिया कि भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ही नहीं भारत के पास, कि वो युद्ध के समय कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता नहीं होती है कि भारत रूस के साथ भी संबंध रखे। अमेरिका में भी वहाँ के प्रवक्ताओं ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। जाहिर है उसका असर भारत पर हुआ होगा, भारत की सोच पर हुआ होगा। अभी एक खबर आई है कि भारत से जो सोलर ये जो सौर ऊर्जा के पैनल बनते हैं, इसमें 43 करोड़ डॉलर के पैनल भारत ने अमेरिका को निर्यात किए। अब वहाँ पर उनका जो शिपमेंट होता है, जहाज जो जाती है, उस जहाज को अमेरिकी अधिकारियों ने रोक दिया है। उनका कहना है कि इसमें
वो उपकरण लगाए गए हैं जो चीन से मंगवाए गए, चीन के शिनजियांग प्रांत से मंगवाए गए। और ये अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने एक कहानी बना रखी है कि शिनजियांग प्रांत में फोर्स्ड लेबर यानी जबरिया मजदूरी ली जाती है लोगों से। तो उन्होंने कहा कि इसमें जबरिया मजदूरी से जो उपकरण बनाए गए वो इस्तेमाल किया गया है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। और इसका भारतीय जो व्यापार की संभावना है, भारतीय कारोबार की संभावना है, उस पर बहुत नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक असर होने की आशंका पैदा हुई है। तो यह जो एक अमेरिकी रणनीति रही है कि चीन को घेरने की स्ट्रेटजी में भारत को साथ लिया जाए, लेकिन भारत के जहाँ हित होते हैं वहाँ पर वो अपने ढंग से ही चलते हैं। तो मुमकिन है कि भारत में जो विदेश नीति को तय करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसे देखते हुए, जिसे रिकैलिब्रेट करना कहते हैं, पुनर्विचार अब किया होगा जो नीतियाँ चल रही। लेकिन ये तो एक कयास है। जो ठोस बात है, ठोस बात यह है कि भारत में आज भारतीय उद्योग जगत ने पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं। उनके जो उद्योगपति हैं उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि भारत ने चीन की पूंजी पर जो रोक लगाया, उनके विशेषज्ञों को वीज़ा देने पर जो रोक लगाया, उसका हमारे कारोबार पर बहुत खराब असर पड़ा है। क्योंकि आज दुनिया भर में, ये दुनिया भर की सच्चाई है कि दुनिया भर में जो प्रोडक्शन की इकोनॉमी है, उत्पादन की अर्थव्यवस्था जो है, उसमें चीन का कोई विकल्प नहीं है। चीन हर एक सप्लाई चेन पिछले 30 साल में बना है, जिसमें कुछ चीज़ें वहाँ बनती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ वो बन के आती हैं, फिर वो असेंबल होती हैं, या यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें उसका इस्तेमाल होता है, फिर वो उत्पाद या तो भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं या उसका निर्यात किया जाता है। तो ये आज की हकीकत है। और इसीलिए जिन वर्षों में भारत और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा तनाव था, तब भी व्यापार उसमें बढ़ता चला गया। तो जिन उद्योग घरानों ने भारत सरकार को ये चिट्ठी लिखी या कहा कि आप इस नीति को बदलिए, उसमें अडानी ग्रुप भी है। और अडानी ग्रुप का जो आज असर है, प्रभाव है, कल ही खबर आई है कि अब गौतम अडानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं, अंबानी को पीछे छोड़कर। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है आज की सरकार पर, आज की पूरी व्यवस्था पर, वो हम लोग जानते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि ये जो मांग की गई थी, इसका पहला रिफ्लेक्शन तो हम लोगों ने देखा कि जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया बजट से ठीक पहले, अभी चुनाव के बाद, तो उसमें खुलेआम कहा गया कि भारत के पास कोई और विकल्प नहीं है कि वो चीन के सप्लाई चेन का हिस्सा बने, यही भारत के फायदे में है। और अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई कि भारत ने कुछ चीनी कंपनियों के भारत में निवेश को मंजूरी दे दी है। भारत के कई बड़े उद्योगपतियों ने हाल में चीन के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का ऐलान किया है, जिसमें कि जिंदल ग्रुप है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो बिजली की कारें होती हैं, वो बनाने का प्लांट लगाना चाहता है, या जो रिलायंस ग्रुप है जो वहाँ का चीन का एक जाना माना कपड़े का ब्रांड है शियन, और उसके साथ उसका करार होने की खबर आई है, जो उस ब्रांड के कपड़े रिलायंस के स्टोर्स में बिकेंगे। इसे अर्थशास्त्र में कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी कहा जाता है, एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्था। भारत और तो ये एक धारणा बनती चली गई है कि दोनों देशों की, दोनों विकासशील देश हैं, दोनों की समस्याएं काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। और फिर जिस इलाके में दोनों देश हैं वहाँ उनके भू राजनीतिक हित भी जुड़ते हैं। आप अगर देखें, भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है, शंघाई सहयोग संगठन का भी मेंबर है, ये सारे संगठनों में चीन भी शामिल है। तो ये सारी जो कॉम्प्लीमेंट्री एक इसका पक्ष है, शायद उसने भी भारत सरकार को प्रेरित किया होगा यह सोचने के लिए कि ये जो दिशा है हमें चेंज करनी चाहिए। चीन के भीतर भी ये सोच बनी होगी कि भारत के साथ संबंध रखने में ही उसका ज़्यादा फायदा है। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि दोनों देशों की बातचीत एक ठोस मुकाम पर पहुंची है, और अब उसे स्वीकार किया गया है। अब ये देखने की बात होगी कि आने वाले दिनों में ये और कहाँ पहुंचता है। आज बस इतना ही। आप सब साथ रहने के लिए धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।